हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे कल लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट उसमें डिस्कस कर लिया था आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और कंपैरिजन हमने किया था कि आपकी जब साइज इंक्रीज होता है तो क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। और मैंने दो आपका ए और बी एलिमेंट लेकर के उनको एक्सप्लेन किया था। कोई भी एटम है ए और बी, ठीक है, आपके पास ए और बी में से कौन सा साइज है जिसकी जो है डिस्टेंस ज़्यादा है, किसकी कम है, तो क्या इफेक्ट होगा आयनाइजेशन एनर्जी पर, ठीक है। फिर कुछ एक्सेप्शन बताए थे, अगर आपके पास हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये सब मैं बातें आपको बता चुका हूँ। क्लियर है ये बात, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको भी बताया था जैसे नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एनर्जी। तो फैक्टर आपको तभी समझ आएंगे तब आपने इसका बेसिक्स पढ़ा होगा। तो मैं एक बार आपको आयनाइजेशन एनर्जी बता सकता हूँ दोबारा से कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा जी आपकी क्या होती है। आयनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी जो फैक्टर हैं इन्हीं के बेस पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम कुछ 5 फैक्टर इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि रहेगा साइज, नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी बच्चे बिल्कुल कुछ टाइम के लिए अपना यहीं पर ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने पास पेन और नोटबुक रखते हुए सभी अपने नोट्स को रेडी करेंगे और टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं, ईजी और कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। वो कॉम्पिटेटिव में तो बिल्कुल डेफिनेट है, और आपके सिंपल बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए जो फर्स्ट में जैसे बताया था आपको, फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, साइज, ठीक है। फैक्टर क्या होगा, साइज। वैसे कल मैं ये बता चुका हूँ लेकिन फिर भी हम फैक्टर में अलग से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो कल मैंने क्या किया था, ऐसे ए, ठीक है, ये आपके पास क्या था, ए, कोई भी ए एटम, और ये क्या था आपके पास, न्यूक्लियस, और ये मैंने क्या बना दिया, बी एटम। क्या बना दिया, ये बी एटम। क्लियर है। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इसकी ये वाली रही, और न्यूक्लियस से ये आउटर मोस्ट ये रही, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने ए और बी का कंपैरिजन स्टार्ट किया तो आप देख पा रहे हो कि बी का जो साइज है दिखने में ही बड़ा है, दिखने में ही क्या है, बड़ा। तो मतलब लार्ज साइज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या होगा, लेस। यानी कि क्या होगा, साइज अगर आपके पास साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा जी क्या, एफ डॉट ओ ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। क्लियर है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई एज कंपेरिजन टू ए, ठीक है, साइज क्या है इसमें, स्मॉल, इसमें क्या है, साइज स्मॉल, ये कह सकते हो डिक्रीज। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इतनी बात क्लियर है। तो मेरे को ये बताइए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे हम, एक तो ये करना है हमें, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे। मैंने क्या दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें इस सेल से बाहर निकालना है, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ होगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इसमें से हमें अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है स्मॉल साइज में से, तो कुछ भी मान लो, अप्रोक्स ये लगा लो 100 किलो जूल पर मोल, यानी कि इसमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यूनिट है किलो जूल पर मोल, 100 लगेगी। तो इसमें कितनी लगेगी, साइज ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज है, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी को रिक्वायरमेंट होगी, तो इससे क्या होगी, कम। ये अजम्पशंस किया है मैंने, ठीक है, क्या किया, ये अजम्पशंस। तो हो सकता है इसमें 80
किलो जूल पर मोल। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसमें 100 है, इसमें कितनी है 18। तो क्या हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होगी, डिक्रीज। तो जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ साइज ऑफ एटम इंक्रीज हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कल मैंने एक रिलेशंस भी लिखवाया था, वो रिलेशन में मैंने ये बताया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया था कि जो साइज अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। लिख लेना ये बातें। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज if size of atom increases. If size of atom is big, then force of attraction between nucleus and outermost cell will be weak. क्या होगा, will be weak. So electron can be removed easily and vice versa. क्लियर है, लिख लेना ये बात आप अपनी लैंग्वेज में कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज देन आयनाइजेशन एनर्जी also decreases because the interaction between nucleus and outermost cell, the interaction between न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट सेल विल बी वीक या डिक्रीजेस, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियर चार्ज, इसके बाद क्या है, सेकंड न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है वो आप देखिए। न्यूक्लियर चार्ज जर्नली हम क्या कहेंगे, देखो ये वाला हम कह सकते हैं कि साइज कब इंक्रीज होता है, मैंने पीछे बताया था। मैंने कब बताया था आपको कि साइज कब इंक्रीज होगा, तब हम टॉप टू बॉटम आएंगे। टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज वाला फैक्टर आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, ध्यान से सुनना, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजेज व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, तो इसका आंसर ये रहेगा। क्लियर है, ध्यान से सुन लेना ये बातें, ठीक है। इफ आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड, क्या कह रहा हूँ, देखो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करके लिख लेना बेटा, आगे ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में आपको होमवर्क दे सकता हूँ या आपसे पूछ सकता हूँ, कमेंट बॉक्स में मेंशन करने के लिए कह सकता हूँ या प्रैक्टिस के लिए कह सकता हूँ, एनीवन, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि ध्यान से सुना फिर से, व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन वी मूव इन ए पीरियड्स या अलोंग ए पीरियड्स, तो उसका जो आंसर आएगा वो न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा, न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स, यहाँ सबसे पहले हम 2 एग्जांपल्स लेंगे। तो एक एग्जांपल्स मैंने लिया पोटासियम, या आप कह सकते हो, चलो पोटासियम ही ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, और इधर मैंने ले लिया मैग्नीशियम, ये 11, और ये मैंने लिया यहाँ पर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। क्लियर है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसमें क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। ये इसकी आउटर मोस्ट या जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आउटर मोस्ट मैंने कल आपको क्या बताया था, जो कि सेम सेल वाली, सेम सेल क्या एक ग्रुप रखती हैं। तो सेम सेल जैसे इनका एक अलग 1s का अलग ग्रुप होगा, 2s 2p का अलग ग्रुप होगा और 3s का एक अलग ग्रुप होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 2s 2p कौन सी वाली सेल में आते हैं, L वाली में आते हैं, ठीक है। ये s 3s 3p 3d M वाली में आते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल आपके पास कौन सी वाली बनी, 3s। आउटर मोस्ट जो सेल है वो कौन सी वाली बनी, 3s। क्लियर है, देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ वो देखना। इसी से जो मैं आगे आपको बताऊंगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा इसी वाले से, लेकिन आपको डायग्राम बिल्कुल अच्छे से देखना है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने 11 वाला न्यूक्लियस बना दिया, मीन्स 11 वाला जो न्यूक्लियस है बेटा जी वो किसका है, सोडियम का, ओके। अब इसमें मैं ये क्या है, सेल बनाऊंगा, ठीक है। ये आपके पास रहा K, ये आपके पास रहा L, और ये रहा आपके पास, ठीक है, ये आपके पास K L M, और M में सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, S में, और कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन किस में, 3s में, ओके।
ऐसे ही इधर मैग्नीशियम 12 न्यूक्लियस, ये आपके पास है K और L एंड M। क्लियर है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। क्लियर है? ये मैग्नीशियम का डायग्राम बनाया मैंने और ये किसका बनाया है? सोडियम वाला डायग्राम मैंने बना दिया है। तो इसमें बिल्कुल अब ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस आपकी ये रही और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो सेल है उसकी डिस्टेंस ये रही d। ओके, तो इसमें और इसमें आप जैसे देख पा रहे हो, जैसे मैं अलोंग ए पीरियड चला, कहाँ से कहाँ? लेफ्ट टू राइट। कहाँ से कहाँ चला? लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट में हमारे पास कौन आया? सोडियम, और सोडियम के बाद कौन आया? मैग्नीशियम। कौन आया? मैग्नीशियम। तो मैं अलोंग ए पीरियड ही चल रहा हूँ। कहाँ चल रहा हूँ मैं? अलोंग ए पीरियड ही चल रहे हैं हम। तो इसमें देखिए, अगर हम अलोंग ए पीरियड चल रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से, डिस्टेंस क्या है? सेम है ना। इसके पास भी क्या न्यूक्लियस से 3s या कह सकते हो m सब सेल है, सॉरी m सेल है या 3s सब सेल है, और इसके पास भी क्या है? न्यूक्लियस से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? इसमें भी 3s में है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है आपका, जो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है बेटा जी, वो सेम सब सेल में ऐड हो रहा है। अंडरलाइन दिस पॉइंट। क्या है, मैं क्या कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो आपका सेम सब सेल में ऐड हो रहा है, 3s एंड 3s। मतलब जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सब सेल या सेल की वो सेम है, इसमें भी सेम है। लेकिन देखिए आप, जो न्यूक्लियस बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियस की पावर कितनी? 11, और यहाँ पर पावर कितनी हो गई? 12। मीन्स क्या हुआ? जो न्यूक्लियस पर चार्ज है वो इंक्रीज हो गया है। अब एक बात बताइए मेरे को, इस सेल को एज्यूम करो आप, ठीक है, इस सेल जो आपके पास है ये आउटर मोस्ट सब सेल है, इसको क्या है? 11, कोई भी 11 पर्सन है या कोई भी 11 स्टूडेंट है, वो इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, सेम को। और ये सेम सब सेल है, इसको जो स्टूडेंट है वो 12 अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मेरे को ये बताइए कि कौन ज्यादा खींचेगा, 11 वाले या 12 वाले? तो आप कहोगे सर ये तो बच्चों वाला खेल है, 12 वाले हैं वो इजीली से क्या करेंगे? अपनी तरफ सेल को इंटैक्ट कर लेंगे। तो ये सेल कुछ हद तक, बिल्कुल ध्यान से समझना है अब, कुछ हद तक अंदर की तरफ आ जाएगी। ये जो मैं डॉटेड बना रहा हूं, ये क्या हो रहा है? ये जो डॉटेड बना रहा है, ये आपका क्या है? जो ये वाली सेल थी ना m, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गई। अब जो नई डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी? इतनी। देखो ये ज्यादा है या ये? आप कहोगे सर ये ज्यादा है, ये हमें कम लग रही है। तो मतलब ये जो सेल है ना बेटा, ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो चुकी है। ये बात मैं आपको पहले भी बताई थी, लेकिन आप अच्छे से समझ आ गई होगी। मतलब जो आपकी सेल है वो क्या होगी? पेनिट्रेट। क्लियर है? क्या होगी वो? पेनिट्रेट, अंदर की तरफ घुस गई। पेनिट्रेट का मतलब क्या है? अंदर की तरफ घुस जाना, या ठीक है चले जाना, उसको हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेट। क्लियर है? अगर ये इतना हुआ तो इसमें कुछ आप एज्यूम कर लीजिए, इसमें कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो आपकी आउटर मोस्ट सेल है या सब सेल है वो जितनी ज़्यादा अंदर की तरफ पेनिट्रेट होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज पर। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो जो आपकी सेल है वो उतनी ही ज़्यादा अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगी, तो उतना ही ज़्यादा साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा तो ऊपर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, force of attraction in between the nucleus and outermost cell is increases. If force of attraction increases then ionization energy also increases. वही बात क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। तो लिख लीजिए एक बार, इसमें मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज N.C, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा जो सेल हैं वो क्या हो जाएगी? सेल पेनिट्रेट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अगर सेल पेनिट्रेट हो जाएगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो साइज डिक्रीजेज।
इफ साइज डिक्रीजेज तो आयनाइज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखो पहले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा जी, बोलिए, इंक्रीज। FOA का मीनिंग क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। तो देखो शॉर्ट फॉर्म में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में अच्छे से लिखना है। वो कैसे लिखना, ध्यान से सुनिएगा। वो है इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। एग्जाम्पल आप ऐसे एलोंग ए पीरियड वाला ले सकते हो। आप अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाए वाई आयनाइजेशन एंड इंक्रीजेज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट या व्हेन वी मूव अलोंग ए पीरियड, तो उसका क्या लिखना है आपको आंसर, उसका आंसर ही लिखना है व्हेन वी मूव, लिख लेना आपकी नोटबुक में, व्हेन वी मूव along a period nuclear charge will be increases continuously. Nuclear charge will be increases continuously, but the electron is added on the same cell या subcell. Electron is added on the same subcell. So the power of nucleus will be increases. Power of nucleus will be increase या कह सकते हो आप nuclear charge increases. Therefore या hence cell penetrate towards the nucleus, cell penetrate towards the nucleus, hence therefore size decreases and force of attraction increases। ठीक है, force of attraction increases, ठीक है, hence ionization energy also increases। क्लियर है, तो ये आपको लिख सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाला क्या है, पेनिट्रेशन पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन कुछ नहीं है, पेनिट्रेशन क्या होता है बेटा, आउटर मोस्ट सेल का न्यूक्लियस की तरफ चले जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन। क्या कहेंगे, पेनिट्रेशन। लिख लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, लिख लिया, 1 2 3। चलिए इसके बाद है थर्ड पेनिट्रेशन पावर। थर्ड क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट या पावर। पेनिट्रेशन इफेक्ट या कह सकते हो पावर। इसको समझना है आपको बिल्कुल अच्छे से। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास S सब सेल है। ये एक और न्यूक्लियस है, ये S और इसके बाद ये P, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये S, ये फिर P और ये D। एज्यूम करना है, ठीक है। ये कौन सी सब सेल है, S, ये S और P, ये S, P एंड D। समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो पेनिट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया था, क्या था, द पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज एंड वाइस, क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन पावर इंक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो पेनिट्रेशन पावर क्या होता है वो सुनिए। देखो ये न्यूक्लियस है, इसमें बाहर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से इनमें क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने क्या, न्यूक्लियस है और बाहर क्या है, अब बाहर P में इलेक्ट्रॉन है तो इसके बीच में इंट्रैक्शन, न्यूक्लियस है और बाहर D में इलेक्ट्रॉन और इनके बीच में इंट्रैक्शन। क्लियर है, तो ध्यान से देखिए। न्यूक्लियस और जो आपका अब सेल है S जो सब सेल है, इसके बीच में क्या कोई और सब सेल प्रेजेंट है? आप कहोगे सर इस केस में इसके बीच में कोई भी सब सेल प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्ट न्यूक्लियस है। तो मतलब न्यूक्लियस डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है किसके, ई, मतलब कि जो आपके पास एस सब सेल है उसके साथ, और एस सब सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो न्यूक्लियस की इंटरेक्शन जो एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसके साथ ज़्यादा रहती। तो इसी वजह से जो आपके पास एस सब सेल होती है ना, वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाती है। जो ये डॉटेड डॉटेड दिखाया है मैंने, क्या दिखाया, वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ये ऐसे अंदर की तरफ क्या होगी, पेनिट्रेट हो गई। जो मैंने छोटे छोटे एरो दिखाए हैं ये क्या है, अंदर की तरफ पेनिट्रेट हो गई, ठीक है। ऐसे देखिए न्यूक्लियस के बीच में और जो पी सब सेल है इसके बीच में क्या होगा, पी सब सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। लेकिन देखिए अब क्या आ गया, एक सब सेल इसके बीच में प्रेजेंट हो गई। एक्चुअली एक नहीं होती एस वाली, एक तो ये 1s, इसके बाद ये 2s। एक्चुअल में 2 सब सेल प्रेजेंट है। एक्चुअल में कितनी है, 2 सब सेल प्रेजेंट है। तो इसी वजह से जो ये सब सेल प्रेजेंट होगी 1s 2s, तो ये क्या करेंगी, स्क्रीन, क्या करेंगे, स्क्रीन का काम करेगी।
और स्क्रीन का काम करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, मैंने कल क्या बताया था आपको, जो स्क्रीन होती है वो एक रुकावट पैदा करती है। क्या करती है, वो रुकावट क्रिएट करती है, और उसी रुकावट की वजह से जो न्यूक्लियस है वो क्या नहीं कर पाता है अच्छे से, इतना अच्छे से जितना कि इसमें जो आपकी पी सब सेल उसको इंटरेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन कुछ तो करेगा ना, कुछ तो करेगा। तो ये क्या है, कुछ इसके कंपैरिजन में ये कुछ ही शिफ्ट हो पाएगी अंदर की तरफ। एज्यूम कर लीजिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ डॉटेड डॉटेड, ये सिर्फ थोड़ा सा अपने ओरिजिनल साइज से कुछ थोड़ा सा अमाउंट ही क्या हुआ है, पेनिट्रेट हुआ है। किसकी वजह से, स्क्रीन की वजह से, ठीक है। और जैसे डी का एग्जाम्पल लिया तो डी में क्या हुआ, 1s 2s 2p 3s 3p और फिर 3d आएगा, फिर क्या आएगा 3d। मतलब कितनी सब सेल इंक्रीज होगी, मतलब इसमें नंबर ऑफ सब सेल इंक्रीज होगी। तो इस केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो रुकावट है वो सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब एक बात देखिए ना, मेरे को इधर से, इधर जो मैं पेन दिखा रहा हूँ, इधर से इस साइड देखना है, इस साइड इंटरेक्ट करना है, पता करना है। या आपकी रूम लगा लीजिए, रूम है जो, उससे आपको बाहर की साइड देखना है, तो उसके बीच में जो आपकी रूम वाली दीवार है वो एज ए स्क्रीन का काम करेगी। क्या आप अच्छे से देख पाओगे, उधर नहीं देख पाओगे। तो इसी वजह से वो किस चीज़ का वर्क कर रही है, स्क्रीन का काम कर रही है। ऐसे ही इस न्यूक्लियस को इसकी तरफ देखना है, इसकी तरफ इंटरेक्ट करना है, तो ये जो इसके बीच में सब सेल आ रही है, ये किस चीज़ का काम कर रही है, स्क्रीनिंग का काम कर रही है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज, ठीक है, इससे भी ज़्यादा होगा तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल, ये कह सकते हो। इससे भी कम क्या होगी, इससे भी कम अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगी, इससे भी कम क्या करेगी, ये पेनिट्रेट करेगी। देखो बिल्कुल मैंने साथ में डॉटेड वाली लाइन बनाई है। और इसके बाद जो एफ सब सेल आएगी उसका तो बेटा ना ही, मतलब ना के बराबर नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग और या सॉरी पेनिट्रेशन पावर होती है। तो यही बात मैं आपको सिखाने वाला था कि जो पेनिट्रेशन इफेक्ट या पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एस की। किसकी होती है, एस में जो इलेक्ट्रॉन है, जो एस सब सेल उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, फिर जो पी में है उसकी होगी, फिर जो डी वाले इलेक्ट्रॉन है उसकी, और फिर लास्ट में जो एफ है ये वाला। ये ट्रेंड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये साइज में भी, न्यूक्लियर चार्ज में भी, सभी में आपका कॉमन रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा क्या होगा बेटा, बोलो, सेल अंदर की तरफ, देखो सेल अंदर की तरफ पेनिट्रेट हुई तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट सेल जो आपकी एस सब सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन के बीच में इंट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज। इंट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज। इंट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, बोलिए, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन penetration power increases because force of attraction between nucleus and outer subcell is increases, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट है शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। फोर्थ जो इफेक्ट है वो क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट या कह सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे ऊपर मैंने बताया है कॉमनली, जैसे जैसे आपका क्या होगा, साइज बढ़ेगा, वो क्यों होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। क्योंकि जैसे इसका देखो पेनिट्रेशन पावर और न्यूक्लियर चार्ज, ये दो रीजन लिखने होते हैं, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एलोंगे पीरियड वाला, एलोंगे पीरियड वाला, ठीक है। आगे लिखवा दूंगा हम क्वेश्चन। और तब आपको ये पूछा जाए व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन यू ग्रुप इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम पूछा जाए तो आपको दो ही लिखने होते हैं, एक तो साइज और फोर्थ ये शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है। तो चलिए शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज व्हेन, या कह सकते हो व्हेन शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। तो क्या रिलेशन हुआ,
आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SE। S से शील्डिंग, E से इफेक्ट या S से स्क्रीनिंग, E से इफेक्ट। because force of attraction decreases when shielding effect या screening effect increases। क्लियर है? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कब होगा, तब आपका साइज इंक्रीज होगा, और साइज कब इंक्रीज होगा, जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी सुन लेना एक बार जल्दी से, मैं इसकी लैंग्वेज बना रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज एज द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। शील्ड करने वाला, छुपाने वाला, एक तरीके से न्यूक्लियस को छुपाने वाला। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन है जो ये क्या कर लेंगे, शील्ड कर लेंगे, इसको छुपा लेंगे। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज डिक्रीज। ठीक है, ये आपको लिखना है। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कल भी मैंने आपको बताया था, जो 5th पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो रीजन है, इसमें आपको लिखना है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन is the most stable configuration, so higher amount of ionization energy will be required to remove the outermost electrons from the outermost cell या सब सेल। ठीक है, ये आपको बात याद होनी चाहिए। ये सभी क्या थे, जर्नल फैक्टर थे। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन वाई। क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, लिख लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। क्वेश्चन है आपके पास, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। ठीक है, ये क्या है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होता है। और इसमें देखो, इसमें 2 रीजन लिखने हैं आपको, एक तो कौन से वाला, शील्डिंग इफेक्ट वाला, और सेकंड साइज वाला। ठीक है, 2 इफेक्ट। एक तो क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन ए पीरियड, एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होता है। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्लियर? हम कल कुछ कंपैरिजन पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या कोई एक टॉपिक उठा लेंगे जो नेक्स्ट इफेक्ट रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। ओके, क्लियर है? ये मैंने इतना डीपली इसलिए बताया क्योंकि बेटा ये आगे भी आएंगे आपके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सेम फैक्टर रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी लगभग सेम ही फैक्टर रहेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा रहा, कैसे क्वेश्चन लगा, कैसा टॉपिक रहा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।